हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव में प्रजनन तंत्र। तो सबसे पहले प्रजनन क्या होता है। देखो, जो मानव होता है वो क्या करता है, अपने समान बिल्कुल क्या करता है, नवीन जीव उत्पन्न करता है। उस संपूर्ण जो प्रोसेस को, नवीन जीव उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ठीक है। मानव जो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन होता है। और इसके अलावा मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब कि नर और मादा को हम बाह्य लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचान सकते हैं कि नर है या मादा। नर जो होता है, नर के अंदर जो बाह्य जो लक्षण होते हैं, बाह्य लक्षण के रूप में होता है पेनिस और स्कोर्टम सैक। पेनिस, सीसन और स्कोर्टम सैक, वृषण कोश। इसके अलावा जो फीमेल होती है उसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके आधार पर हम नर और मादा दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है दो प्रकार का होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि जो नर होता है उसके अंदर दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक एसेंसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, वृषण होता है। इसके अलावा जो सहायक जनन अंग जो होते हैं, असंसिग्ध होते हैं, पेनिस, स्कोर्टल सैक, एपिडिडाइमस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंटिना। तो हम अब बात करेंगे सबसे पहले किसकी, प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, वृषण। देखो गाइस, जो टेस्टिस होता है वो मानव में एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, उदर गुहा, उसके बाहर मतलब उदर गुहा के नीचे लटके हुए होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, दो। तो टेस्टिस जो है वो इधर देखें, ये वाला, ये है टेस्टिस, वृषण। संख्या में दो होते हैं। और कैसे होते हैं, ये गुलाबी रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। इनकी बात करें कि ये जो बाहर होते हैं वृषण, ये वृषण कोशी वाली जो बाहर की तरफ एक आवरण होता है इसको बोलते हैं स्कोर्टम सैक, वृषण कोश। वृषण ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये किसमें सुरक्षित रहती है, वृषण कोश में। अब ये जो वृषण जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा, उसके बाहर क्यों स्थित होते हैं, उसका एक सीधा सा रीजन ये है क्योंकि जो वृषण होते हैं उसके अंदर किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। और जो स्पर्म होते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर पर डेवलप नहीं होते हैं। जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर वो क्या नहीं होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं। इसलिए उनको डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। तो जो वृषण होते हैं, इन वृषण का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। इस टेम्परेचर पर स्पर्म जो होते हैं उनका डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। इसलिए टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा के नीचे यानी कि बाहर स्थित होते हैं। ये जो टेस्टिस है ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में इसकी जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किसकी, इस वाले रीजन की टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, काफी कॉम्प्लिकेट है। वो मैंने इधर बना रखी है, इधर देखो। सबसे पहले ये वाली जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस, जब हम टेस्टिस जो होता है उसकी उनको काटते हैं टेस्टिस, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली जो पालियां दिखाई देती हैं, ये पालियां, इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर
लोब्स, पालियां, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्स बोलते हैं किनको, इन पालियों को। और एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्स होती हैं, टेस्टिकुलर लोब्स। और प्रत्येक जो ये वाली एक टेस्टिकुलर जो लोब्स है उसके अंदर ये वाली जो ब्लू वाली जो लाइनिंग है, ब्लू वाली ये वाली जो कुंडलित संरचना होती है, इन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं, यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, टेस्टिस की। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, शुक्र जनन नलिकाओं से। ये जो टेस्टिस है इसकी जो संरचना है वो कौन बना रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो कुंडलित संरचना है ब्लू वाली ये। और इसके अलावा इसकी फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया है इसको, क्यों? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है उसी के अंदर किसका निर्माण होता है, स्पर्म का, यानी कि स्पर्म का निर्माण भी हो रहा है और संरचना भी बन रही है टेस्टिस की। इसलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिका को टेस्टिस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसके बाद देखो जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये एक लोब के अंदर इनकी संख्या 1 से 3 होती है। टोटल टेस्टिस के अंदर लोब्स कितनी होती हैं, 250। तो एक टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इनकी संख्या हो जाएगी 750, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कैसे होती हैं। देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इसमें होता क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर होती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं में सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें 2 प्रकार की सेल होती हैं। एक तो होती है जर्म सेल, एक तो होती है मेल जर्म सेल, ये वाली, ठीक है। और एक इनके बीच में काफी बड़ी होती है, बीच बीच में क्या होती है, बड़ी होती है। ये जो मेल जर्म सेल होती है, प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल होती है ये किसका निर्माण करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। इसके अलावा ये जो बीच बीच में जो बिल्कुल डार्क है, डार्क वाली, ये होती है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और ये जो सर्टोली सेल होती है वो इस स्पर्म को क्या करती है, नरिशमेंट, पोषण प्रोवाइड करवाती है, पोषण प्रदान करती है। कौन, सर्टोली सेल। यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये 1 2 3 इनके अंदर 2 प्रकार की सेल होती है। एक तो रेड वाली होती है जर्म सेल। जर्म सेल का काम क्या होता है, स्पर्म का निर्माण करना। और इनके अलावा जो डार्क वाली है ये है कौन सी, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का कार्य क्या होता है, इस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, पोषण प्रदान करना, ठीक है गाइस। आगे देखो कि ये जो कौन सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनके बीच में जो स्पेस होता है, इन स्पेस के बीच में यहाँ पर एक सेल होती है, उस सेल को बोला जाता है लीडिंग सेल। कौन सी सेल बोला जाता है, लीडिंग सेल। और ये जो लीडिंग सेल होती है ये क्या करती है, एक मेल जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको क्या करती है, सीक्रेट करती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है, ये मेल की जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं, द्वितीयक लक्षण जो होते हैं उनका निर्धारण करते हैं। जैसे कि मेल की बात करें, दाढ़ी मूछें आना, आवाज भारी होना, और शरीर क्या होना, अत्यधिक ताकतवर होना, मसल्स जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, वो सभी जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं उसका निर्धारण कौन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन किससे हुआ है, लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल्स कहाँ होती है, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ठीक है।
उसके बाद अब यहाँ से जो स्पर्म बना है, स्पर्म किसमें बना है, जो ब्लू वाली यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर बना हुआ जो स्पर्म है वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर। इसको बोला जाता है रेटिया टेस्ट, रेटिया टेस्टिस, रेटिया टेस्टिस। इस रेटिया टेस्टिस में कौन आ गए यहाँ पर, स्पर्म कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, यानी कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पर खुल रही है आके, रेटिया टेस्टिस। अब इसके बाद यहाँ से रेटिया टेस्टिस से स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वैसा इफ्रेंटिना, यानी कि शुक्र अपवाहिकाएं, इफ्रेंटिना, शुक्र अपवाहिका में जाती है। और ये जो शुक्र अपवाहिकाएं जो होती हैं वो आगे जाकर किसमें खुलती है, एक नलिकाकार संरचना, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, यानी कि अधिवृषण। ये 6 मीटर लंबी होती है और अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। एपिडिडाइमिस जो होती है वो अत्यधिक कुंडलित होती है, जो कहाँ होती है, इस टेस्टिस की चारों तरफ। इधर जो वाली ब्लू वाली है ये क्या होती है, इसकी चारों तरफ होती है। इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण बोलते हैं इसे। उसके बाद ये वाली सारी प्रोसेस कहां पर हुई है, यानी कि एपिडिडाइमिस तक। ये सारी प्रोसेस एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उधर हुआ होती है, उसके नीचे, यानी कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो चुका है, हम स्पर्म का। अब स्पर्म यहाँ से कहाँ जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब अब यहाँ से स्पर्म जो बन चुका है वो कहाँ जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी, उधर गुहा के अंदर। किसके द्वारा जाएगा, इस नलिका के द्वारा। यानी कि यहाँ से जो स्पर्म है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है यहाँ से। तो इसको बोलते हैं vas डिफरेंस, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। ये वाली जो होती है 45 सेंटीमीटर लंबी होती है शुक्रवाहिनी। जो गिला ब्लैडर ये है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी जो ब्लैडर होती है उसके ऊपर से आती है, ठीक है। यहां से कौन आ रहा है, स्पर्म ट्रेवल करता हुआ आ रहा है यहां तक। क्या होता है, स्पर्म ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। उसके बाद यहां पर आने के बाद ये होता है सेमिनल वेसिकल्स, ये होता है सेमिनल वेसिकल्स। ये जो सेमिनल वेसिकल्स होता है ये फ्रक्टोज रिच होता है। यहाँ पर जो फ्रक्टोज होता है उसकी मात्रा काफी अधिक होती है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो फ्रक्टोज होता है कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी में कहीं भी सीक्रेट नहीं होता है, सिर्फ एक स्थान होता है, कौन सा, सेमिनल वेसिकल्स, मतलब शुक्राशय। यहाँ पर फ्रक्टोज जो है उसका सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका सीक्रेशन होगा, फ्रक्टोज का। और यहां से जो सीक्रेशन होगा सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड का। ये सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। यहां से जो सीक्रेट होने वाला जो फ्लूइड है वो कैसा होगा, एल्कलाइन नेचर का। उसके बाद यहां से जैसे ही ये सेमिनल वेसिकल्स और ये क्या है, वास डिफरेंट, ये दोनों जहां पर मिलती, यहां पर ये दोनों जहां पर मिलती है उसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। इस इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर यहां से क्या आ गया, स्पर्म, यहां से क्या आ गया, सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड, यानी कि यहां पर आने के पश्चात यहां क्या बन जाता है, सीमन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला दिया गया है, सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड। और सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड होता है वो सीमन का 60 से 75% पार्ट जो है वो बनाता है सीमन का।
कौन बनाता है? सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट आगे चलती है, और जैसे ही आगे आती थी यहाँ पर आती है क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो भी एक पदार्थ जो है उसका सीक्रेशन करती है। वो कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है, और ये क्या कर देता है? इस वाले मार्ग को क्या कर देता है? एल्कलाइन कर देता है। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो जो सीक्रेशन करती है, मतलब कि जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सीक्रेशन करेगी। प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड है वो 20% सीमन का पार्ट बनाते हैं, यानी कि 60 से 65 सीमन का पार्ट कौन बनाते हैं? सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड, और 20% कौन बनाता है? प्रोस्टेट फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद आगे आती हैं काउपर ग्लैंड्स। आगे ये वाली काउपर ग्लैंड्स, ये जो काउपर ग्लैंड्स होती है इसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? ये भी अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड क्या करती है? सीक्रेट करती है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिन का ये क्या है? यूरेथ्रा है। यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन आएगा तो यूरिन कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का अम्लीय होता है। कौन? यूरिन। अब यूरिन कहाँ से आएगा? यूरिन यहाँ से आएगा। जैसे यूरिन यहाँ से आएगा तो ये वाला जो माध्यम है ये कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, अम्लीय। उसके बाद ये जो काउपर ग्लैंड्स होती हैं वो एल्कलाइन नेचर की होती हैं, और वो क्या करती है? पदार्थ का सीक्रेशन करती है, जिसके कारण ये वाली जो डक्ट होती है, कौन सी? यूरोजेनाइटल डक्ट। ये वाली अब कौन सी डक्ट हो गई? यूरोजेनाइटल डक्ट, यानी कि मूत्र जनन वाहिनी। मूत्र जनन वाहिनी क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ से यूरिन, मूत्र का भी सीक्रेशन हो रहा है और स्पर्म दोनों का, इसलिए इसे बोला गया है मूत्र जनन वाहिनी, यूरोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि जब यूरिन का सीक्रेशन होता है, यूरिन कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ ये वाला जो डक्ट होती है वो कैसी हो जाती है? एसिडिक। तो जब यहाँ से स्पर्म का क्या होता है? ट्रेवलिंग होती है यहाँ से, उस समय इसको सचेत कर दिया जाता है किसको? काउपर ग्लैंड्स को, और ये क्या करती है? एक म्यूकस, एक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है, जो क्या कर देती है? इस वाले जो मीडियम है, इस डक्ट जो होती है इसको क्या कर देती है? उदासीन, एल्कलाइन नेचर की होती है। उसके बाद लास्ट है पेनिस। पेनिस जो होता है वो एब्डोमिनल जो पार्ट होता है, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा जो होती है उसके बाहर होते हैं। एक होता है और जो दोनों टेस्टिस होती हैं, मैंने आपको बताया था टेस्टिस की बिल्कुल कहाँ होता है? बिल्कुल बीच में होता है, स्लेंड्रिक होता है और इरेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं जो पेनिस होता है, ये वाला हिस्सा। इस पेनिस में ये जो पेनिस जो होता है वो संयोजी जो ऊतक है उससे की मतलब कि रेशेदार यानी कि तंतु में जो रेशेदार जो तंतु में संरचनाएं होती हैं उससे बना होता है। इस रेशेदार तंतु में कैसे होता है? जैसे कि ये है क्या? पेनिस। अब बात करें पेनिस का, ये वाला जो हिस्सा है सामने वाला, ये तो हो गया कौन सा? वेंट्रल अधर सतह, पीछे वाली डोर्सल पार्श्व सतह, साइड वाली लैटरल पार्श्व सतह, पीछे वाली पृष्ठ सतह। तो ठीक है, इसके अंदर 3 प्रकार की संयोजी ऊतक की रेशे में डोरियां होती हैं। इस पेनिस के अंदर 3 संख्या में 3 क्या होती हैं? रेशे में क्या होती है? डोरियां, जो 2 तो कहां पर होती है? इसके पीछे वाले पार्ट में। पीछे वाले में है मतलब कि डोर्सल का मतलब पृष्ठ, 2 और साइड में है, साइड का कौन सा हो गया? लैटरल, यानी कि इसे बोलेंगे हम डोर्सोलैटरल। तो जो इसके बिल्कुल पीछे होती हैं उसको बोलते हैं डोर्सोलैटरल।
ठीक है। डोर्सोलैटरल जो तंतु में जो डोरियां होती है वो एक होती है बिल्कुल इसके बीचों बीच, सामने की तरफ बीचों बीच होती है, उसको बोलते हैं हम आगे यानी कि वेंट्रल वाली। तो जो डोर्सोलैटरल जो क्या होती है डोरियां होती है उसको हम बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। और जो बिल्कुल सामने होती है इसके जो बिल्कुल बीचों बीच होती है उसको हम बोलते हैं कार्पस स्पंजियोसम। ठीक है। उसके बाद जब ये बिल्कुल विश्राम अवस्था में होता है तो इसकी जो पेशी होती हैं वो पेशी बिल्कुल क्या होती है शिथिल होती हैं। शिथिल होने के कारण इनमें डोर्सल लैटरल में और जो सामने वाली जो फ्रंटल रेशेदार जो संरचना होती है डोरी होती हैं उनकी कोटर में रक्त नहीं होता है। लेकिन जब मैथुन की क्रिया होती है उस समय इसमें पेनिस में जो कोटर होते हैं और कोटर किसमें होते हैं इन डोरियों में होते हैं। जो 3 डोरी हैं उनमें कोटर होते हैं। कोटर में क्या आ जाता है ब्लड, उनमें ब्लड क्या हो जाता है भर जाता है जिसके कारण ये पेनिस क्या हो जाता है इरेक्ट हो जाता है और इरेक्ट होने से के कारण मैथुन की जो क्रिया होती है वो आसानी से क्या हो जाती है संपन्न हो जाती है। उसके बाद लास्ट में आता है सीमन। सीमन की बात करते हैं। जो पेनिस होता है उसके द्वारा सीमन का सीक्रेशन होता है और एक बार में लगभग 2 ml से लेकर 6 ml तक पेनिस का क्या होता है सीक्रेशन होता है और इसके अंदर लगभग 80 से 100 मिलियन क्या होते हैं स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं स्पर्म। और सीमन का लगभग 60 से 65% कौन बनाता है सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड। 20% पार्ट कौन बनाता है प्रोस्टेट फ्लूइड। ठीक है। इसके अलावा इनमें से 50% इन 80 से 100 मिलियन जो स्पर्म होते हैं उनमें 50% क्या होते हैं एक्टिव होते हैं, बाकी 50% क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है जो सीमन होता है सीमन इसके अंदर कैल्शियम होते हैं, फ्रक्टोज होता है और एंजाइम्स होते हैं। सबसे अच्छी बात मैं ये बता देता हूं यहां तक स्पर्म होता है और ये स्पर्म कैसा होता है इनएक्टिव। ये स्पर्म क्या होता है इनएक्टिव। जैसे ये सेमिनल वेसिकल फ्लूइड से मिलता है प्रोस्टेट फ्लूइड से मिलता है इससे इसे क्या मिलते हैं एल्कलाइन नेचर मिलती है प्लस सेमिनल वेसिकल फ्लूइड मिलता है प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड मिलता है। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है, उत्तम हो जाता है, इसको ऊर्जा मिल जाती है। इससे पहले स्पर्म क्या होता है इनएक्टिव होता है। और इसके अलावा जितने भी रेप केस के टेस्ट होते हैं वो सभी टेस्ट कहां से होते हैं सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड होता है इसके अंदर जो फ्रक्टोज होता है फ्रक्टोज रिच रीजन होता है उस फ्रक्टोज लेवल का ही क्या होती है जांच होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा स्थान होता है जहां पर संपूर्ण ह्यूमंस के अंदर एक ऐसी ही जगह होती है जहां पर फ्रक्टोज का सीक्रेशन होता है। तो जितने भी रैप टेस्ट होते हैं वो सभी इस फ्रक्टोज लेवल के ऊपर होते हैं। फ्रक्टोज जो है उसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके।